अब इसमें देखिए, मैं थोड़ा सा इसको पीपीटी में आपको इसको एक पाई डायग्राम के रूप में समझाएं कि टोटल जो हमारा बजट है, जो हमारी इनकम है, इसको ऐसे आप समझिए कि टोटल हमारा बजट जो है 53.47 लाख करोड़ का है। हमारी ये हमारा टोटल बजट है। अब इसमें सरकार जो खर्च करेगी, जो सरकार का जो खर्चा है वो करीब हमारी इनकम से ज्यादा है। इनकम हमारी 44 है और खर्चे हमारे 53 है। तो कहीं ना कहीं हमारा जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो हम कहीं ना कहीं चीजों को हम कर्जे में होंगे। तो सरकार ने जो इस बजट का जो एक्सपेंडिचर बनाया है कि किस किस हेड में क्या क्या खर्चे करेंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम रक्षा मंत्रालय पे, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से गवर्नमेंट ने अपनी सेना को सशक्त करने में और उसके जो भी इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, उस पे खर्च करने के लिए 7.84 थाउजेंड करोड़ इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट सेना पे। अगर इसी तरह चूंकि देश का विकास हो तो यातायात यानी ट्रैफिक पे, रोड पे, सड़क पे, इन सबों चीजों पे सरकार 5.98 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। ग्रामीण विकास पे 2.73 लाख करोड़ करेगी। एजुकेशन पे 1.39 लाख करोड़ सरकार इस पे खर्च करेगी। और इसी तरह सरकार के कुछ और भी खर्चे होते हैं। अगर हम शिक्षा को, ग्रामीण को और ट्रैफिक को मिला लिया जाए तो इतने के बराबर हम कहीं ना कहीं सरकार हमें बहुत सी चीजों पे सब्सिडी भी देती है, तो इस पे भी तो सरकार के खर्चे आते हैं जो 4.55 करोड़ लाख करोड़ खर्चे आएंगे। तो ये सरकार का खर्च एक्सपेंडिचर है। सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसी भी लाई है जिसमें लोगों को नौकरियां देंगी। 20 लाख नौकरियों का बजट है। जैसे ऑरेंज इकोनॉमिक में, जिसमें एक ऑरेंज इकोनॉमिक नाम दिया गया है कि आज से अमेरिका और चाइना जो 20 साल पहले ही अपने एआई पे, आईटी सेक्शन को बढ़ाने में अपना योगदान दिया, जो आज हमारी सरकार अब इसको जगी है और इसको आगे आना चाहती है ताकि हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी सेक्शन, डिजाइनिंग, ये सारी चीजें प्रमोट कर रही है। और इसमें आने वाले समय में ये स्किल बेस्ड है। आने वाले समय में लोग जो इस चीज को अडॉप्ट करेंगे, आने वाले युवा जो इसमें इस चीज को डिजाइनिंग में, एआई में, आईटी सेक्शन में, इन सबों चीजों में अगर अपने स्किल को बढ़ाते हैं तो नौकरियां आपके 20,000 नौकरियों का एक प्लान किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि हम 20 लाख नौकरियां इनकी मिलेगा। तो लेकिन इसमें आने वाले समय में स्थिति ये होगी कि नौकरियां तो होंगी लेकिन स्किल्ड नहीं होगा। तो इसलिए ये पेरेंट को भी सोचना है कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें ताकि स्किल्ड बेस पे दें कि बच्चों को, क्योंकि हर पेरेंट सोचता है कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाए, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर बनाने से सब आदमी डॉक्टर और इंजीनियर नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार ने इस तरह की स्किल्ड बेस पे अपनी योजना रखी है जिसको हम ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं कि इन फील्ड में अगर हमारी युवा अगर जाती है तो इनको 20,000 नौकरियों को मिलने के चांसेस होंगे। सरकार ने, मैंने कहा कि रेयर अर्थ कॉरिडोर जो है, ये सरकार, हमारे पास रिसोर्स तो है, मिनरल्स तो है, लेकिन उसकी तकनीक, हमारी टेक्नोलॉजी हमारी पीछे है। हम अगर कहा जाए तो अगर हमारे रिसोर्स के रूप में चाइना और ब्राजील के बाद भारत का नाम नंबर 3 पे आता है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी पीछे है। इसलिए सरकार ने इस चीज पे खर्च करने का प्लान किया है। जो हमारे 4 जगह रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए गए हैं, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरल, ये 4 राज्यों में आपको रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। डेटा सेंटर, जिसमें सरकार ने कहा कि जैसे बाहरी कंपनियां हमारे यहाँ जो भी चीजों को एक्सपोर्ट करती है या यहाँ पे जो भी बिजनेस कर रही है, तो उनको कॉल किया जाए कि उनके लिए डेटा सेंटर का बनेगा और उनको ऑफर देंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप हमारे यहाँ डेटा सेंटर भी बनाइए, हम आपसे कोई भी टैक्स फ्री नहीं करेंगे। 0% टैक्स उन पर रखा गया है। ये सरकार का एफर्ट है। और फ्यूचर ट्रेड, जो आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन STT कहते हैं, इसमें अभी हमारा 0.02% है। ये 2026 में इसको बढ़ाकर 0.05% लाने का प्रयास है। और एक जो मैंने कहा कि जो लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधा, हायर एजुकेशन के लिए, जो बाहर लड़कियां जाती हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें उन्होंने एजुकेशन में कहा है कि एक स्टेम का नाम दिया गया है। स्टेम का मतलब होता है S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी और E फॉर इंजीनियरिंग एंड M फॉर मैथमेटिक्स। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया कि लड़कियां इन फील्ड में आगे आए, अपनी साइंस की को आगे बढ़ाएं,
पढ़ाई करें, टेक्नोलॉजी में करें, इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स को, इसको स्टेम के नाम से जाना जाएगा, ताकि ये लड़कियां जब हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ें तो इनको हर जिले में एक हॉस्टल का निर्माण करने के लिए इस बजट में रखा गया। बिजली उत्पादन में, यानी कुल बिजली उत्पादन, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कहते हैं, हमारे पास क्या था पहले, अगर 25-26 का देखें तो हमारे पास क्षमता उत्पादन करने की 8.78 था। 2031-32 तक जो टारगेट रखा गया है कि हम इससे 8 पॉइंट से हम 22.32 गीगावाट हम प्रयास लाने का प्रयास है, और 2047 तक न्यूक्लियर पावर में 100 गीगावाट की प्लानिंग है कि हम इतनी गीगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेवलप कर पाए। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप समझिए कि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जिसमें कि लोगों का भला, लोगों को सुविधाएं मिले, तो सरकार इस पे खर्च करती है, जिसको हम पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो सरकार पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान रखी है, सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, फ्लाईओवर बनेंगे, हाईवेज बनेंगे। इस पे सरकार ने जो हमारा 2022 में 7.4 लाख करोड़ की जो योजना थी, वो 69.4% था, उसको यानी 7.4 लाख करोड़ से उन्होंने 2026-27 के लिए प्लान किया है। इसमें सरकार जो है 12.2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने की योजना है। तो ये सरकार की इतनी प्रयास हैं, जिसके इस बजट का मेन जो कंसेप्ट था कि आप चीजों को, अब जो क्वेश्चंस, जो मैं अगर इसको शॉर्ट करूं अगर, तो शॉर्ट में आप देखिए, फाइन जो इस बजट को पास करने वाले कौन थे, निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है। प्रेजेंटेड द बजट ऑन, ये कब प्रेजेंट किया गया, 1 फरवरी को। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इससे प्रश्न आते हैं करंट में, जो आपके बजट से प्रश्न आएंगे एग्जाम्स में, चाहे किसी भी एग्जाम में, तो वो इसको ध्यान से करिएगा। इसको अगर आपने समझ लिया कंसेप्ट से, मैंने तो एक आपको पूरी हिस्ट्री बता दी, लेकिन अब इसके प्रश्न कैसे आते हैं, इसको ध्यान देंगे तो कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड द बजट ऑन 1 फरवरी 2026 विद द थीम क्या था, बजट ऑफ फॉर ए डेवलप्ड एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया। जो इस निर्मला सीतारमण ने, जो हमारी वित्त मंत्री ने इस बजट को 1 फरवरी 2026 को जो लाई, इनका मेन थीम था कि इस बजट का डेवलप्ड, और दूसरा सेल्फ रिलियंट इंडिया, यानी कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने। इस बजट का मेन उद्देश्य ये था, मेन थीम ये था। तो अगर थीम पूछेगा तो आपको लिखेंगे बजट फॉर ए डेवलप्ड एंड सेल्फ रिलियंट इंडिया, ये इनका मेन थीम था। इनकी जो स्पीच थी, 1 घंटा 25 मिनट का इन्होंने स्पीच दिया, और सबसे छोटा जो स्पीच था किसी भी वित्त मंत्री का, तो 2024 में ही निर्मला सीतारमण ने ही दिया था, और सबसे लंबा स्पीच जो था वो 2020 में निर्मला सीतारमण ने ही दिया था। एक कभी कभी प्रश्न ऐसे आते हैं, 1 घंटा 25 मिनट का इन्होंने स्पीच दिया था। दिस वॉज निर्मला सीतारमण रेगुलर, ये 9th कंसेक्यूटिव बजट प्रेजेंटेशन, नौवीं ये कंसेक्यूटिव बजट प्रेजेंट किया इन्होंने, मेकिंग हर द फर्स्ट इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर टू अचीव दिस फीट। पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने 9वीं कंसेक्यूटिव बजट प्रेजेंटेशन जो किया। पहली, अगर हम भारतीय वित्त मंत्री का नाम लें तो निर्मला सीतारमण का नाम आता है। This was also the first time in Indian history that the complete union budget was on Sunday. भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ये बजट संडे को पास किया गया, नहीं तो ये वर्किंग डे पे ही ये बजट पास किया जाता है, संडे को नहीं हुआ। सबसे ज्यादा जो बजट पास हुआ वो मंडे को हुआ। मैक्सिमम आता है कि सबसे ज्यादा बजट कब पास हुआ था, तो मंडे को हुआ था 21 टाइम्स। 21 बार बजट हमारा जो पास हुआ है मंडे को हुआ है। पहली बार बजट हमारा इस बार हुआ जो संडे को पास किया गया। तो ये कभी कभी प्रश्न अक्सर इस तरह से आते हैं। सरकार ने जो योजना लाई अपने फाइबर, सिल्क, वूल और जूट के लिए, जो सरकार ने योजना लाई है उसका नाम दिया गया नेशनल फाइबर प्लान। ये क्वेश्चन आएगा कि सिल्क, वूल और जूट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना लाई, तो उस योजना का नाम है नेशनल फाइबर प्लान। क्लियर? दिव्यांगों के लिए सरकार ने योजना लाई है, उसको कहते हैं दिव्यांग सहायता योजना। जो स्कीम है ये डिसेबिलिटीज, जो डिसेबल्ड होते हैं व्यक्ति, उनके लिए सरकार ने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया है
एआई से इनका आर्टिफिशियल लिम्स का निर्माण किया जाएगा। ये सरकार की योजना है दिव्यांगों के लिए, जो अपाहिज हैं, जिनके नेचर के साथ या कोई ऐसी चीजें हो गई हैं, नेचर ने दिया या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, जो डिसेबल्ड हैं, आम इंसान से अलग हैं, उनके लिए सरकार ने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे अब एआई के द्वारा उनका लिम्स का निर्माण किया जाएगा, आर्टिफिशियल लिम्स जिसको कहते हैं। और ग्रामीण योजना के तहत महात्मा गांधी स्वराज योजना, इन्होंने इस पे करीब 10,000 लाख करोड़ अमाउंट इस पे खर्च करने की सरकार की योजना है। सरकार ने इनकम टैक्स के लिए कोई भी चेंजेस नहीं लाई। 10 न्यू प्रोविजन विल बी इंट्रोड्यूस, टैक्स पेयर के लिए 10 नई ऐसी योजनाएं सरकार लाई है। और द टैक्स स्लैब विल रिमेन, और जो टैक्स का जो स्लैब है वो इस साल सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाया गया। द डेडलाइन फॉर फिलिंग टैक्स, जो आईटीआर हम भरते हैं उसका केवल डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, उसके लिए थोड़ा टाइम दे दिया गया। द डेडलाइन फॉर फिलिंग टैक्स रिटर्न आईटीआर हैज बीन एक्सटेंडेड, गिविंग टैक्स पेयर मोर टाइम, समय थोड़ा बढ़ा दिया गया। और इसमें बस परिवर्तन यही लाया गया कि 65 साल के बाद एक इंप्लीमेंट किया गया द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा आफ्टर 65 ईयर। 65 साल के बाद एक नया इंप्लीमेंट लाया गया इस इनकम टैक्स में, द न्यू इनकम टैक्स एक्ट में 2025 में, ये 65 साल के बाद इसमें एक चेंजेस लाया गया है। तो ये प्रश्न आएगा कि कितने ईयर्स के बाद ऐसा परिवर्तन लाया गया इनकम टैक्स के फील्ड में। यूनियन बजट का एम, जो फिजिकल डेफिसिट है, जो राजकीय घाटा है, वो 4.3% ऑफ जीडीपी। इट पर्पस टू कंटिन्यू द डिवोल्यूशन ऑफ 41% ऑफ सेंट्रल टैक्सेस टू द स्टेट। इसका पर्पस जो है कि 41% सेंट्रल टैक्सेस स्टेट्स के लिए बढ़ाना। एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंफोसिस कर रहे हैं, 10% टारगेट रखा गया है। अंडर द नेशनल वाटरवे, और जो हमारे पानी पे यानी नेशनल जो वाटरवेज हैं, इस पे 22 नए वाटरवेज बनाए जाएंगे, कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। ये भी सरकार की योजना है। तो इसे पूछता है कि कितने न्यू नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे, तो 22। सरकार ने जो एक्सप्रेसवे हाईवे पे 5 न्यू एक्सप्रेसवे हाईवे और 7 हाइब्रिड रेल कॉरिडोर, यानी कि 5 आपका न्यू एक्सप्रेसवे हाईवे बनाएगी सरकार, और दूसरा 7 हाइब्रिड रेल कॉरिडोर, जो सुपर फास्ट इसमें ट्रेन चलेंगी, उसके लिए सरकार ने इस योजना में, इस बजट में अपना चीजों को लाई है। बजट का मेन एम क्या है? एक्सपैंड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन एंड द कवच सेफ्टी, ये 3 इसका मेन है। वंदे भारत को एक्सपैंड करना, और अमृत भारत ट्रेन को आगे बढ़ाना, और कवच सेफ्टी, ये 3 चीज इसका मेन बजट है। हाई स्पीड जो रेलवे बता रहा हूं कि जो बुलेट ट्रेन चलेंगी, जिसको हम बुलेट ट्रेन कह रहे हैं, 7 रेलवे कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, तो वो नए जो बनेंगे वो कहां से किस स्टेट से किस स्टेट, तो मुंबई से पुणे पहला कॉरिडोर, पुणे से हैदराबाद दूसरा कॉरिडोर, हैदराबाद से बैंगलोर तीसरा कॉरिडोर, हैदराबाद से चेन्नई चौथा कॉरिडोर, चेन्नई से बैंगलोर 5वां कॉरिडोर, दिल्ली से वाराणसी 6ठा कॉरिडोर, और वाराणसी से सिलीगुड़ी 7वां कॉरिडोर। ये 7 कॉरिडोर रेलवे अपने बुलेट ट्रेन के लिए इस योजना में लाई है। फाइबर स्कीम मैंने बता दिया कि नेशनल फाइबर स्कीम जो है वो सिल्क और वूल और जूट के लिए सरकार लाई है। अब सामर्थ्य 2.0 योजना, ये किसके लिए लाई है? ये क्वेश्चन आएगा कि सामर्थ्य 2.0 योजना है, ये लॉन्च की है सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? टेक्सटाइल सेक्टर को। और मेगा टेक्सटाइल पार्क सरकार बनाएगी इस टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। ये मेगा टेक्सटाइल पार्क को भी एस्टेब्लिश करेगी गवर्नमेंट, इसमें ये बजट में पास किया। ISM 2.0 प्रोग्राम, ये देखिए नाम आएगा, ये किसके लिए प्रोग्राम है? ये सेमीकंडक्टर को लॉन्च कर रही है। जो हम कंडक्टर के लिए दूसरे कंट्री पे निर्भर होते थे, उसके लिए सरकार 40,000 लाख करोड़ allocated to the semiconductor sector in the budget, 40,000 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, जिसको हम ISM 2.0 प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न आएगा कि ISM 2.0 प्रोग्राम है वो किससे रिलेटेड है, तो वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। 3 न्यू केमिकल पार्क बनाएगी सरकार, जो भी कंस्ट्रक्टेड। 10,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड बाय फार्मास्यूटिकल ओवर 5 years, 5 साल
तक के लिए सरकार जो 10,000 करोड़ रुपए बायोफार्मास्यूटिकल पे खर्च करेगी। 5 रीजनल मेडिकल हब्स जैसे एम्स है, जस्ट लाइक एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, उसी की तरह सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद विल बी क्रिएटेड। इस पे सरकार 5 रीजनल मेडिकल हब बनाएगी। इस बजट में उन्होंने ये पास किया। 3 इकोनॉमिक माइनिंग मैंने बता दिया कि माइनिंग के लिए सरकार कहां कहां 4 स्टेट्स को चुना है। उड़ीसा, जिसको रेयर आपको कहते हैं, तो द कंस्टिट्यूट ऑफ 3 रेयर माइनिंग कॉरिडोर, इसमें जो है ओडिशा, केरला, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। एजुकेशन के फील्ड में सरकार, मैंने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, मैंने कहा डिजाइनिंग पर सरकार खर्च करेगी, जिसको ऑरेंज इकोनॉमिक कह रहे हैं, विल बी एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई, यहां मुंबई में एस्टेब्लिश करेगी। नेशनल टूरिस्ट स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी विल बी बिल्ड, यहां पे नेशनल टूरिस्टों के लिए इस पे एजुकेशन दिया जाएगा। और ऐसे करीब 10,000 गाइड्स विल रिसीव, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 10,000 गाइड्स, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए 10,000 गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। कहां पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फॉर 2 वीक, 2 सप्ताह का इनको ट्रेनिंग दी जाएगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, जिसको IIM कहते हैं। डेवलप जॉब एंड प्रमोट में, जॉब के डेवलपमेंट के लिए और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सरकार की योजना इस बजट में लाई गई। गर्ल्स के लिए हॉस्टल, जो हायर एजुकेशन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। द न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, डिजाइनिंग के लिए एक न्यू इंस्टेंस इंडिया में इसको इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। 15 जैसे धौलागिरी है, आर्कियोलॉजिकल पुराने जो ऐतिहासिक जो स्थल है उनको आप बढ़ावा देगी। डेवलप 500 रिजर्वायर विद द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ फिशर, मछलियों के लिए, फिशरिंग के लिए। स्मॉल फार्मर्स के लिए 20,000 उनको लोन का व्यवस्था की है। और ईस्ट में, ईस्ट को, जो कि हमारा ईस्ट जो एरिया है भारत का, आसाम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मेघालय है, ये हमारा अभी क्षेत्र जो है प्रदूषण रहित है, यानी यहाँ पे प्रदूषण नहीं है। तो सरकार ने वहां पे एक सर्किट बनाएगी, शुरू से ही वो ध्यान रख रही है क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन ना हो, तो बुद्धिस्ट सर्किट बना रही है सरकार ईस्ट में। आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये यहाँ पे 4,000 इलेक्ट्रिक बसें स्टार्ट की जाएगी नॉर्थर्न रीजन में। ये सरकार की योजना है कि बुद्धिस्ट सर्किट के तहत इन 4 राज्यों में, लास्ट में जो है ईस्ट में, ये 4 राज्यों में 4,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है, ताकि वहां पे पेट्रोल और डीजल की वहां यूज ना हो, जिससे कि प्रदूषण, हमारा एनवायरमेंट मेंटेन रहे। अब इसको लास्ट में एक आपको मैं बता दूं कि इस बजट में क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं और क्या क्या महंगी हुई है। तो सस्ते की बात करेंगे तो 17 मेडिसिन, कैंसर मेडिसिन जो है और शुगर की मेडिसिन है, इसको सस्ता किया गया है क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आते हैं, अच्छे अच्छे परिवार बिक जाते हैं। तो सरकार ने इस चीज को, क्योंकि सरकार का बजट बनाने का और सरकार का मोटो केवल टू अर्न मनी नहीं है, सरकार का मोटो जो है वो टू सोशल वेलफेयर भी है। तो यहाँ पे सरकार के आम भारत के नागरिक को देखते हुए, उनके एक्सपेंसेस को देखते हुए सरकार ने 17 मेडिसिन जो कैंसर की होती है उस पे उन्होंने रिड्यूस किया है, सस्ता किया है। और शुगर मेडिसिन को, लेदर को आइटम्स जो भी हैं वो सस्ती हुई हैं। मोबाइल बैटरी, और बैटरी में, एक बैटरी में लिथियम होता है, उसको सस्ता किया गया है। प्रोडक्शन लेदर, जो लेदर का जो प्रोडक्शन है, जैसे बेल्ट है, शूज है, पर्स है, ये सारी चीजें सस्ती की गई हैं। फॉरेन ट्रेवल, जिसको हम TCS कहते हैं, जो फॉरेन ट्रेवल है वो सस्ता किया है, जो ड्यू टू चीप, तेल के सस्ता होने के कारण फॉरेन ट्रेवल TCS जो है वो सस्ता किया गया है। सोलर पैनल, ओवन, माइक्रोवेव, ये सारी चीजें सस्ती की गई हैं। तो ये जितने आइटम्स हैं ये सब सस्ते में का दाम घटा है, लेकिन कुछ चीजें बढ़ी हैं, कॉस्टली हुई हैं। स्क्रैप कॉस्टली हुआ है, अल्कोहल कॉस्टली हुआ है, शेयर खरीदना कॉस्टली हुआ है, और मिनरल्स जो हैं ये कॉस्टली हुए हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें हैं तो ये इस चीज में आपको क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ, इस बजट का लेखा जोखा इसको इस PPT के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं। तो मैं समझता हूं कि ये इतनी चीजें आपको इस बजट से रिलेटेड मैंने सारी चीजें आपको बताई, और इसको आप ध्यान में रखकर इस चीज को अगर आप स्टडी करेंगे तो हम समझते हैं कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो आपको, इसके आगे दूसरा वीडियो हमारा होगा जिसमें हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रिलेटेड टू बजट और ट्रेडिशनल क्वेश्चंस रिलेटेड टू बजट, ये दोनों चीजें मैं क्वेश्चंस के साथ आपके सामने PPT के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में। और
इस चीज को अगर आप पढ़ लेंगे तो वो सारे प्रश्न आपके बिल्कुल सही होंगे। तो आज के लिए इतना ही।